चलिए अब बात पंचायत समिति चुनाव के रिजल्ट की कर लेते हैं। पंचायत समिति चुनाव में बीजेपी का दबदबा देखा गया है। 4,371 सीटों में से बीजेपी ने 1,836 सीटें जीती है। वहीं कांग्रेस 1,718 सीटें जीत पाई। बीएसपी ने 3, सीपीएम ने 16 सीटें जीती है, जबकि निर्दलीय ने 422 सीटें जीती है। आरएलपी 56 सीटें जीतने में सफल रही है। ये अभी तक के अपडेट हैं कि पंचायत समिति चुनाव में 4,371 सीटों में से बीजेपी ने 1,836 सीटें जीत ली है। वहीं कांग्रेस 1,718 सीटें जीती है, जबकि बीएसपी ने 3, सीपीएम ने 16 सीटें जीती है, जबकि आरएलपी के खाते में 56 सीटें गई है। और वहीं जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। 636 वार्डों में से 598 पर घोषित हुए नतीजे, जिसमें बीजेपी ने 323 पर कब्जा किया है। कांग्रेस के खाते में आई है 246 वार्ड, निर्दलीय की झोली में आई 17 वार्ड, जबकि आरएलपी 10, सीपीआईएम 2 पर जीत हासिल की है। वहीं उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस बीजेपी की बाड़ेबंदी, सभी विजेता प्रत्याशियों के मोबाइल कराए गए हैं बंद, नहीं होने दिया जा रहा किसी से संपर्क। जोड़ तोड़ की आशंका के चलते मोबाइल बंद कर दिया गया है। तो कांग्रेस बीजेपी की बाड़ेबंदी, सभी विजेता प्रत्याशियों के मोबाइल करवाए गए हैं बंद, नहीं होने दिया जा रहा है किसी से संपर्क। बताया जा रहा है कि खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ की आशंका के चलते मोबाइल सभी प्रत्याशियों के बंद किए गए हैं, विजेता प्रत्याशियों के। वहीं बाड़मेर जिला परिषद चुनाव में अपडेट आया है। पहली बार कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाई है। 61 साल बाद बीजेपी कांग्रेस को बराबर सीटें आई है। किसी दल के पास नहीं है बहुमत। जिला प्रमुख बनाने के लिए आरएलपी रहेगी किंग मेकर की भूमिका में। तो बाड़मेर की स्थिति, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी बराबर पर, आरएलपी किंग मेकर की भूमिका में। चलिए सीधे हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। जयपुर में जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं, बीजेपी का बल्ले बल्ले यहां पर देखने को मिला है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी की बल्ले बल्ले देखने को मिली है, क्योंकि बीजेपी अब संगठन के तौर पे जाने लगी है। बीजेपी का ये नारा रहा है कि बूथ जीता चुनाव जीता, ये नारा सदैव रहा है। इसी नारे के तहत उन्होंने काम किया है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जीत के साथ और परिणाम, या यूं कहें कि मतदान के तुरंत बाद बीजेपी ने अपने तमाम प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में रख दिया था, नजरबंद कर दिया गया था। उसकी वजह यह है कि दल बदल जो कानून है वो इन चुनावों पर लागू नहीं होता। तो बीजेपी को इस बात की आशंका थी कि कांग्रेस कुछ गड़बड़ कर सकती है। अभी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हैं, जिनका कि बयान इस बारे में पहले आ चुका है, और उन्होंने भी यही कहा था कि गड़बड़ हो सकती है। कटारी साहब, दो बड़े सवाल हैं। किस तरह से इस जीत को लेते हैं आप? क्या बीजेपी का संगठन रहा या सरकार की कार्यप्रणाली? किसको मानेंगे जीत की वजह? देखो, क्या है कि पंचायत राज के जो 21 जिलों में चुनाव हुए हैं, उसमें लगभग 97% जनता वोट देती है, और उनका जो मैंडेट मिलता है वो निश्चित रूप से सरकार के कामकाज को प्रमाणित करती है। अब तक मेरा जो 40 साल का अनुभव है, अधिकांश बहुमत उसे मिलता है जिसकी सरकार होती है। इनमें अब तक का सारा रिकॉर्ड ये बताता है, जब हमारी सरकार रही तब हमको भी मिलता था। लेकिन अब की बार जनता ने सरकार उनकी होते हुए भी जिस तरह से इग्नोर किया है, वो एक तरह से जनता का मैंडेट ही मानना चाहिए कि कांग्रेस के वर्किंग से कितनी नाखुश है। और इस चुनाव में आपने देखा 4000 से अधिक पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव हुआ। लगभग 1900 या 2000 के आसपास बीजेपी इसमें सीधी जीती है। जिला परिषद में भी जो 21 जिला प्रमुख का है, 13 में हमारा स्पष्ट बहुमत आया है। ये इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि इस सरकार ने अपना
समर्थन जनता के बीच में खोया है। और फिर इन्होंने जिस प्रकार से तारीखों को रचना की, जिस प्रकार से चुनाव का संचालन किया, उससे लगा कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए ही इतना गैप दिया है। बीजेपी के पास संगठन है लेकिन कांग्रेस के पास संगठन नहीं था, ये भी एक बड़ी वजह मानी सकते हैं। निश्चित रूप से बीजेपी ने पिछले वर्षों में अपने बूथ लेवल तक अपनी वर्किंग को खड़ा किया है और इसलिए अब तक हमने 40 साल में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करना, ये उस बूथ लेवल के जो मैनेजमेंट हमने किया था उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तब आपका मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट और संगठन मजबूत है, तो फिर प्रत्याशियों से खतरा क्यों, फिर बाड़ेबंदी क्यों? देखो, इसलिए किया कि सामान्यतः कांग्रेस का राज है और वो सब प्रकार का फाउल खेलने की मानसिकता में है, क्योंकि 3 नगर पालिकाओं के जो भी चुनाव हुए हैं, जिस प्रकार के वार्डों की रचना की, वो सब इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कैसे भी हो जीतना है। इन्होंने कोशिश तो की कि सिंबल के आधार पर ये चुनाव हो ही नहीं, पर चूंकि कोर्ट ने फैसला कर दिया इसलिए इनको करना ही पड़ा। और इनकी ये मंशा थी कि जोड़ तोड़ हो, तो हमने समय के पहले ही सुरक्षित कर दिया अपने लोगों को, ताकि इस चुनाव में है ना, एक तरह से दल विधेयक कानून तो इस पर लागू नहीं होता, लेकिन हम कम से कम अपनी संपत्ति को सुरक्षित भी रखें और उसको सीट में कन्वर्ट कर सकें। अब ये बाड़ेबंदी कब खुलेगी, क्योंकि नतीजे सामने आ सके हैं? अब अगली जो प्रक्रिया है वो उस प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया में जाना होगा। देखो, हम दोनों ही 10 का भी चुनाव बाड़ेबंदी में ही करने वाले हैं, 11 का चुनाव भी बाड़ेबंदी में करने वाले हैं। प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख का जब काम निपटेगा उसके बाद ही बाड़ाबंदी के बारे में अपने लोगों को बाहर करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल ये सही कहा है कि हमने बाड़ेबंदी, क्योंकि दल बदल कानून यहाँ पर लागू नहीं होता है, लिहाजा अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इन्होंने, बीजेपी ने बाड़ेबंदी अपने प्रत्याशियों की की है। जी, ये सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत किया और जिसका नतीजा ये है, कांग्रेस के लिए अब मंथन की आवश्यकता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही ये स्थिति हुई है। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि सत्ता पक्ष में कांग्रेस बनी हुई है और मंथन की आवश्यकता है। और जहां तक संगठन की बात की जाए, क्योंकि संगठन के नाम से देखें तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा तमाम जो पद हैं वो अभी तक खाली पड़े हुए हैं। लिहाजा ये माना जा सकता है कि बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस का जो संगठन है वो कमजोर रहा। भले ही सत्ता में कांग्रेस यहाँ पर हो, लेकिन संगठन के तौर पे बीजेपी मजबूती से उभरी। और यही वजह है कि जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम राजनीतिक रहा, उठा पटक का, बाड़ेबंदी सरकार की ओर से हुई और सरकार के गिराने उठाने की जो तमाम मामले चले, जो राजनीतिक मामले चले, उनका सीधा सा असर जो है वो इन चुनावों पर भी देखा जा सकता है। जी, लेकिन जिस तरह से कई मंत्रियों के गढ़ में बीजेपी प्रवेश किया है और कई मंत्री अपने प्रत्याशियों को बचाने में नाकाम रहे, ऐसे में तो सवाल मंत्रियों के कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जब संगठन कमजोर होगा, जहां पर लोकल लेवल पे मंत्रियों की या विधायकों के क्षेत्र में उन विधायकों की चली है, तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है वो रही। एक बार पुनः हम नेता प्रतिपक्ष से बात करेंगे। आपके यहाँ विधायकों की परफॉर्मेंस, यहाँ की जनप्रतिनिधियों की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अपेक्षा तक कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि थे वो अपने क्षेत्रों में हारे। देखो, कारण क्या है कि सरकार की 2 साल की कोई उपलब्धि है ही नहीं। गाँव में विकास की दृष्टि से सीमेंट का एक कट्टा भी नहीं लगा। लोगों ने वो जो तीनों बातें जो कही थी कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, उसमें फेल हुए। बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसमें फेल हुए। बिजली का पैसा नहीं बढ़ाएंगे, उसमें फेल हुए। और दूसरा, प्रशासन पास नाम की कोई चीज इस 2 साल में दिखी नहीं। उसका भी जनता के मन में गुस्सा था और उसकी भी परिणति निश्चित हुई। ये बातें विपक्ष के नेता होने के नाते बोल रहे हैं या एक जनप्रतिनिधि के साथ नागरिक होने के नाते? मैं कह रहा हूँ, सामान्य जनता से भी पूछ लें, जो मतदाता था उससे भी अगर ये पूछेंगे तो यही तीनों सवाल गांव में से निकल करके आएंगे जो मैंने कहे। मैं कभी बनावटी बातें नहीं करता हूँ, मैं धरातली बात करता हूँ। कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस 2 साल की सरकार का दिखना चाहिए वो सड़क पर और गांव में नहीं दिखा, उसका भी एक गुस्सा है। निश्चित तौर पर तो बूथ लेवल पर जो काम किया गया है उसी का नतीजा है कि आज कमल जो है वो कांग्रेस के गढ़ में भी खिला है। हमारे साथ उदयपुर से कपिल श्रीमाली भी जुड़े हुए हैं। कपिल, इस नतीजे को किस रूप में देखा जाए? क्या कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस या फिर बीजेपी ने जमीनी स्तर पर काम किया उसी का नतीजा?
देखिए, अगर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में 20 पंचायत समिति, हालांकि जिला परिषद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, जिला प्रमुख भाजपा का बनना तय है, लेकिन जो 20 पंचायत समिति रही है उसमें 8 पंचायत समितियों में भाजपा रही है, 7 पर कांग्रेस विजय रही है और 5 पर अस्पष्ट बहुमत है। देखिए, कांग्रेस का भाजपा से पिछड़ने का अगर उदयपुर जिले की बात करें तो बड़ा कारण सामने आता है कि जो दिग्गज नेता दूसरे प्रत्याशियों को जिताने के लिए चुनावी मैदान में उतरने चाहिए थे, या तो वे खुद या उनके परिवार के सदस्य जो चुनावी मैदान में उतरे तो वे एक क्षेत्र तक सीमित रहकर रह गए और ये वजह रही कि दूसरी जगह पर वे प्रचार नहीं कर पाए। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की अगर बात करें, मुख्य रूप से यदि गुलाबचंद कटारिया की बात करें तो उन्होंने संभाग के हर जगह पर जाकर सभाएं किए, भाजपा के प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट मांगे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो उदयपुर से 3 पूर्व विधायक जो है वो प्रधान की दौड़ में है, पंचायत समिति का खुद चुनाव लड़ रहे थे और वे अपने ही क्षेत्र में प्रचार करने के दौरान व्यस्त रहे, दूसरी जगह पर नहीं जा पाए। हालांकि उन तीनों जगहों पर वे कांग्रेस का बोर्ड बनाने में सफल हुए और अब उनका प्रधान बनना तय माना जा रहा है। मुख्य रूप से अगर हम मावली पंचायत समिति की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व विधायक पुष्कर डांगी मावली पंचायत समिति से जीत हासिल कर चुके हैं, वहीं मावली में कांग्रेस का बोर्ड बनता हुआ भी नजर आ रहा है। तो पुष्कर डांगी का मावली से प्रधान बनना लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी ओर गिरवा पंचायत समिति में पूर्व विधायक सज्जन कटारा जो कि कांग्रेस से विधायक रह चुकी है, वे भी पंचायत समिति का चुनाव लड़ी थी, जीत चुकी है। गिरवा में भी कांग्रेस को बहुमत मिला है। सराड़ा की अगर बात करें तो सराड़ा से भी कांग्रेस को बहुमत मिला और वहां पर भी कांग्रेस की पूर्व विधायक बसंती देवी पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ी थी, जीत हासिल की है और अब उनका भी प्रधान बनना वहां पर तय माना जा रहा है। तो ये बड़े दिग्गज नेता थे जो कि दूसरों के लिए प्रचार करना था लेकिन स्वयं अपने प्रचार में व्यस्त रहे। हमारे साथ सतवीर सिंह भी जुड़े हुए हैं बीकानेर से। सतवीर, बीकानेर की बात करें तो क्या सभी वार्डों की गिनती हो गई है? क्या ये फाइनल तस्वीर और फाइनल रिजल्ट सामने आ गया है क्या? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर रहे तो बीकानेर में अभी जिस तरीके से कांग्रेस का यहाँ पर साफ तौर पे जो परिचर्मा को देखने को मिला है और जहाँ जिला परिषद सदस्यों साफ तौर पे जो परिचर्मा को देखने को मिला है और जहाँ जिला परिषद सदस्यों की बात कर ले तो यहाँ पर 21 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के साथ में गई है, तो वहीं पर 8 जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास में गई। तो ऐसे में ये तो कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर जो जिला प्रमुख है वो कांग्रेस का ही बनेगा। और लेकिन अब जिस तरीके से विधायक गोविंद राम मेघवाल ने जो अपने जो पत्नी और बेटे और बेटी को यहाँ पर चुनाव में उतारा था और जिस तरीके से उन्होंने जो यहाँ पर जीत बड़ी हासिल करी है, तो ऐसे में उनका जो वर्चस्व है वो यहाँ पर देखने को मिला है और इस वर्चस्व के कारण ही उनकी जो बेटी है सरिता मेघवाल जो प्रबल जो दावेदार है वो यहाँ पर जिला प्रमुख की मानी जा रही है। तो फिलहाल अगर बाड़ेबंदी की बात करें तो अभी भी जो बाड़ेबंदी है वो यहाँ पर की जा रही है। देशनों के में जो कोलायत के जो सभी जो सदस्य हैं वहां पर उनकी बाड़ेबंदी की गई है ताकि किसी भी तरीके से जो अलग तरीके से ये न हो। लेकिन यहाँ पर एक बात सामने, क्योंकि कांग्रेस का जो जिला प्रमुख है वो बनना तो लगभग तय ये है, लेकिन एक तरफ जहां कोलायत के अंदर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जिस तरीके से काम किया था और जिस तरीके से सीटें यहाँ पर निकाली है उससे उनका मनोबल भी बढ़ा है। तो वहीं पर अब एक तरफ जहां गोविंद राम मेघवाल ने भी सीटें निकाली, तो ऐसे में उनसे आम सहमति बनने के बाद में ये तय हो जाएगा कि आखिर जिला प्रमुख का जो चेहरा होगा वो कौन होगा। फिलहाल अगर पंचायत समिति की हम बात कर ले तो यहाँ पर जो 4 जो पंचायत समिति है वहां पर पूरी तरीके से कांग्रेस ने कब्जा किया। लेकिन इसमें एक साफ बात यह भी है कि जो निर्दलीय जो लोग हैं, निर्दलीय जो प्रत्याशी है विजेता है, उनकी काफी अहम भूमिका भी यहाँ पर मानी जा सकती है, क्योंकि जो दौर चला था, क्योंकि निर्दलियों ने भी अलग से ताल यहाँ पर ठोकी थी और निर्दलियों की अब लगातार खाजूवाला के अंदर जिस तरीके से जो निर्दलीय आए हैं और लूमकेसर के अंदर भी निर्दलीय आए हैं, तो ऐसे में माना जा सकता है कि निर्दलीय भी काफी अहम भूमिका के अंदर यहाँ पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अब ये तय हो चुका है क्योंकि 21 जो जिला परिषद जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा चुकी है, तो वहीं पर 8 जो सीटें हैं क्या ये माना जाए कि किंग मेकर की भूमिका में निर्दलीय ही होंगे? जी बिल्कुल, इसमें किंग मेकर की जो भूमिका में निर्दलीय हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस बार चुनाव के अंदर अपना वर्चस्व कायम किया है, जिस तरह सीटें यहाँ पर निकाली है और दोनों पार्टियों से सबसे बड़ी बात यह है कि गांव की सरकार यहाँ पर है और गांव की सरकार के अंदर जो ग्रामीण जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लगता है कि पार्टियां पूरा नहीं कर पाई, जिसके कारण से जो जनता आम जनता या ग्रामीणों ने जो निर्दलियों को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। तो ऐसे में साफ तौर पर देखने वाली बात होगी कि किंग मेकर की भूमिका के अंदर ये जो निर्दलीय है ये यहाँ पर भूमिका निभा सकते हैं। निश्चित तौर पर कपिल, यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि कुछ देर पहले गुलाबचंद कटारिया जी ये कह रहे थे कि कांग्रेस जो है अपने
जो कामकाज है उसकी वजह से अब विश्वास खोता नजर आ रहा है जनता के बीच में। क्या लग रहा है कि उदयपुर में भी यही स्थिति है कि जो कांग्रेस जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से जुड़ाव नहीं कर पाया, या फिर प्रत्याशियों का चुनाव वो सही ढंग से नहीं कर पाया, जिस वजह से नतीजे बिल्कुल उलट हैं? देखिए, भले ही गुलाबचंद कटारिया ये दावा करें, लेकिन जो परिणाम जो सामने है उसमें अगर हम जिला परिषद के परिणामों को अलग रख दें, क्योंकि जिला परिषद के परिणामों में 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होकर पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है, लेकिन यदि हम पंचायत समिति चुनाव की बात करेंगे तो पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी एक पंचायत समिति में जरूर आगे है। लेकिन अगर कुल प्रत्याशियों की बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशियों के मुकाबले कम जीत हासिल कर पाए, तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि कांग्रेस अपनी जमीनी हकीकत को ग्रामीण अंचल में पूरी तरह से खो चुकी है, क्योंकि उदयपुर के परिणाम बताते हैं कि कुल 364 परिणाम पंचायत समिति सदस्यों में 165 पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, तो वहीं 158 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके हैं। तो जो कुल संख्या है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशियों को ज्यादा तादाद में जीत मिली है। जी, तो क्या वहां पर भी बाड़ेबंदी की स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए, बाड़ेबंदी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में ले जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जब जो मतदान का जो फेज शुरू हुआ था, जैसे जैसे चरण पूरे होते गए, जिन प्रत्याशियों के चुनाव मतदान हो गया उन्हें उसी समय अलग अलग जगह पर बाड़ेबंदी में ले जाया गया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी के मोबाइल फोन बंद करा दिए गए और किसी तरह से किसी का संपर्क नहीं होने दिया जा रहा। और अब जब परिणाम सामने आ चुके हैं तो प्रत्याशियों को उनके परिवार के सदस्यों से भी बात नहीं करने दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो पदाधिकारी उनके साथ में हैं वे उनसे संपर्क कर पा रहे हैं। इसके अलावा सभी से संपर्क काट दिया गया है, क्योंकि 5 पंचायत समिति उदयपुर में ऐसी है जहां पर अस्पष्ट बहुमत है, वहां पर जोड़ तोड़ की कवायद में सभी पार्टियां लगी हुई है। तो ये कोशिश की जा रही है कि कोई प्रत्याशी किसी अन्य पार्टी के प्रलोभन में आकर टूट ना जाए, इसलिए बाड़ेबंदी निश्चित तौर पर। तो इस चुनाव के नतीजे के बाद पार्टी को सोचने, विचारने और रणनीति पर विचार करने की जरूरत है। कपिल और सतवीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने और अपडेट के लिए। चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, और बड़ी खबर सीकर से है, जहां चुनावी हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई है। बलौद गांव में चुनावी हिंसा देखने को मिला है। रिजल्ट के बाद भिड़ गए 2 पक्ष और धारदार हथियार से हमला किया गया, साथ ही साथ पत्थरबाजी भी की गई। झड़प के बाद पुलिस बल गांव में तैनात है और अभी तनाव का माहौल बना हुआ है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी के बलौद बड़ी गांव में कल चुनावी हिंसा में पिता पुत्र की मौत के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग आज सदर थाने के सामने एकजुट हुए। कल जुलूस निकालने की बात को लेकर बलौद बड़ी गांव में 2 पक्षों के बीच आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। देर रात मृतक युवक के पिता की भी उन्होंने दम तोड़ दिया। इस हिंसा में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चुनावी हिंसा की इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला सहित भारी पुलिस जाब्ता गांव में तैनात कर दिया गया है। वहीं हिंसा के वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। फतेहपुर शेखावाटी विधायक हाकम अली सहित कई जनप्रतिनिधियों और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी सदर थाना में मौजूद हैं और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। चलिए और अधिक जानकारी के साथ अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या अब की स्थिति क्या है? चूंकि कल झड़प और इसके बाद अब की स्थिति क्या है? बताया जा रहा है कि मौत के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है और बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है इस समय जो फतेहपुर सदर थाना है उसके सामने एकत्रित है। वहाँ पे विधायक हाकम अली है, इसके अलावा पुलिस के और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं जो ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं। ग्रामीण जो है जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग पे अड़े हुए हैं। इसमें एक बड़ा अपडेट ये भी है कि पुलिस ने देर रात वायरल वीडियो के आधार पर जो गांव है बलौद बड़ी और उसके आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें धरपकड़ की है और तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा भी गया है इस मामले में। तो जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो है जल्द से जल्द इस जो पोस्टमार्टम करवा के और फिर दोनों जो शव है उनका अंतिम संस्कार करवाया जाए और ग्रामीण इधर अड़े हुए हैं कि सभी आरोपियों की जो है गिरफ्तारी की जाए।
क्या ये मामला किस वजह से हुआ? चूंकि बताया जा रहा है कि चुनाव जीत के बाद प्रत्याशी जुलूस निकाल रहे थे, उसके बाद हारे हुए प्रत्याशियों ने उन पर पथराव किया, या क्या कुछ मामला है इसमें? देखिए, ये बलोदबड़ी गांव में विजय जुलूस निकाला जा रहा था। वहां पे जो बीजेपी का प्रत्याशी है रुबीना बानो, वो जीती थी। उसके बाद वो जो विजय जुलूस निकाला जा रहा था, उसी दौरान ये सारा घटनाक्रम हुआ था और कांग्रेस और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए थे। इसमें कन्हैयालाल नाम का एक 35 साल का एक युवक था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और देर रात जो उनके पिता है कन्हैयालाल, जो मृतक थे, उनके पिता प्यारेलाल है, उनकी भी तबियत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें सीकर लाया जा रहा था, तो रास्ते में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। तो इस घटना में जैसे ही ग्रामीणों को पता लगा कि पिता और पुत्र की मौत हो गई है, तो एकदम से गांव में भी तनाव हो गया था। और इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल भी, चूंकि निश्चित तौर पर तो अब पुलिस अब जांच कर रही है, हालांकि कईयों की गिरफ्तारी भी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो रिजल्ट के बाद भिड़ गए दो पक्ष और जमकर यहां पर पत्थरबाजी और लाठी डंडे चले। और अगली खबर बाड़मेर से है। बाड़मेर में 3 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। 2 बच्चों के साथ मां टांके में कूदी है। टांके में डूबने से तीनों की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने दर्ज कराई है शिकायत। परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। चलिए, प्रेमदान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, इस खबर के पीछे की क्या कहानी है? प्रेमदान से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये खुदकुशी क्यों की गई है, क्योंकि महिला के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। 2 बच्चों के साथ मां टांके में कूदी है। टांके में डूबने से तीनों की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने थाने में शिकायत की और ये भी आरोप लगाया कि दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। हालांकि अभी तक मामले का क्या, इस कहानी के पीछे, इस खबर के पीछे की कहानी क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे कि महिला के परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। हालांकि महिला के जो मायके वाले हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दहेज प्रताड़ना का आरोप वो लगा रहे हैं और इसके बाद थाने में इसकी शिकायत की है, क्योंकि दुखद खबर है, 3 लोगों की ने खुदकुशी की है। 2 बच्चों के साथ मां टांके में कूदी है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।